हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बम की झूठी इत्तला देने पर एक शख्स को जेल की सजा। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस कंट्रोल रूम को बम की झूठी इत्तला देने वाले एक शख्स को अदालत ने 18 दिन की जेल की सजा सुनाई। पुराने शहर हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने मंगल को रात तकरीबन 10 बजे पुलिस को फोन करते हुए कहा कि आईए सदन सईदाबाद इलाके में बम रखा गया है। इस इत्तला के साथ ही पुलिस और बम को नाकारा बनाने वाला स्क्वाड वहां पहुंच गया और तकरीबन 2 घंटों तक काफी तलाशी के बावजूद भी इस इलाके में बम नहीं पाया गया। सईदाबाद पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक मामला ताज़िरात हिंद और पुलिस एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस को बातजा पता चला कि ये फोन कॉल संतोष नगर इलाके से किया गया, जिसका पता चलाते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मुलजिम को 18 दिन की जेल की सजा सुनाई। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में 104 लिंक सड़कें तैयार करने की तजवीज़ पेश की है। शहर के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमत ने मिशन लिंक्स प्रोजेक्ट्स यानी फेज 3 के तहत 2410 करोड़ रुपए की लागत से 104 लिंक सड़कें तैयार करने की तजवीज़ पेश की है। आने वाले दिनों में लिंक सड़कों की तरक्की से मुताल्लिक कामों को बुनियाद बनाया जाएगा। इनमें से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 95 किलोमीटर की कुल 72 सड़कें 1160 करोड़ रुपए से तैयार की जाएंगी और इसके आसपास के 10 अर्बन लोकल बॉडीज यानी ULBs में 103 किलोमीटर की 32 सड़कें एक अंदाजे के साथ तैयार की जाएंगी। 1250 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। किसी भी नए वायरस के खतरे से निपटने के लिए हुकूमत तेलंगाना पूरी तरह है तैयार। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत हर स्कीम को सियासी अगराज या सियासी मफादात की परवाह किए बगैर हर गांव में संजीदगी से अमल करते हुए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर चुकी है। प्रगति भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेडिकल कॉलेजेस के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि किसी भी देहात को हुकूमत की स्कीमात के फवायद से महरूम नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के जज्बे में रियासत का एक इंच हिस्सा शामिल है। मिशन भगीरथा इसकी मिसाल है, जिसके जरिए घर घर पानी सरबराह किया गया है। मिशन काकतिया के जरिए हर गाँव को पानी आपाशी जरूरतों के लिए सैराब किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दूर दराज के इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दे रही है ताकि वहां बसने वाले अफराद इसकी मार से महरूम ना रहें। कोरोना की सूरत हाल और तिब्बी सहूलतों की फराहमी में दुश्वारियों का हवाला देते हुए केसीआर ने कहा कि वबाई अमराज के माहिरीन ने आने वाले दिनों में मुख्तलिफ अंदाज के वायरस मंजर आम पर आने की पेशकशी की है और तेलंगाना हुकूमत किसी भी वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इंडिगो ने हैदराबाद और ढाका के दरमियान परवाज दोबारा शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी राब्तों को बढ़ाने के अपने मकसद के एक हिस्से के तौर पर मुल्की सरकर्दा एयरलाइन इंडिगो ने चारशंबे को हैदराबाद और ढाका के दरमियान बराह रास्त परवाज सर्विस दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। ढाका जाने वाली मुसाफिरों की सहूलत के लिए परवाज 9 दिसंबर से शुरू की जाएगी। इंडिगो के ग्लोबल सेल्स के सरबराह विनय मल्होत्रा ने कहा कि कोविड वबाई मर्ज के बाद मुल्क को बैनुल-अक़वामी मार्केट से जोड़ने के हमारे हदफ के मुताबिक हमें हैदराबाद और ढाका के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने पर खुशी है। इस फ्लाइट सर्विस से तिब्बी सयाहों को भी फायदा पहुंचेगा जो इलाज के लिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तानी वजारत सयाहत के एदाद शुमार के मुताबिक बैरूनी मुल्क से इलाज के लिए आने वाले 54% सयाह बांग्लादेश से आते हैं। हैदराबाद आईटी के शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, फिरोज जहां बेगम ने कहा। साहबजादी फिरोज जहां बेगम जो कि हैदराबाद के 7वें निजाम की पोती हैं, वो भोपाल पहुंची हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज के दौर में हैदराबाद में बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। हैदराबाद आईटी के शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, लिहाजा इसके साथ साथ बहुत सी दूसरी चीजों को भी तैयार करने की जरूरत है। निजाम हैदराबाद की सकाफत और वरसे को अब उनके खानदान के अफराद जैसे साहबजादी फिरोज जहां बेगम पूरे मुल्क में फैलाने जा रही है। निजाम हैदराबाद के वरसे में से अब वो मुल्क भर में घूम रही है ताकि लोगों को उनकी जगह और उनके वरसे से आगाह किया जा सके। इसका आगाज उन्होंने भोपाल से किया है और वो उन शहरों में ज्यादा जा रही हैं जहां नवाबी का राज रहा है। इसके साथ वो नवाब खानदान के लोगों से भी मिल रही हैं ताकि वो अपने वरसे और दूसरे शहरों के वरसे को समझ सकें और उनका तबादला कर सकें। फिरोज ने खुद भी नफ्सियात की तालीम हासिल की है। वो कहती हैं कि आज की नौजवान नस्ल हैदराबाद में रहने के बावजूद वहां के वरसे और घराने से वाकिफ नहीं है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में लोग इसके बारे में इतना ही पढ़ सकते हैं जितना उन्हें गूगल पर मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों को इस मौजू में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। ऐसे में वो खुद ही जिस शहर में जाएंगी वहां कुछ प्रोग्राम करके इसकी तशहीर करेंगी। हैदराबाद समेत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी रहेगी। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा और कोहरा भी छाए रहने की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि इन दिनों दर्जा हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह के अव्वलिन सातों से ही कोहरे की घनी चादरें देखी जा रही हैं। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें।
एसएससी एग्जाम्स के लिए 24 नवंबर तक फीस दाखिल करने की सहूलत। एसएससी एग्जाम्स मार्च 2023 के लिए फीस दाखिल करने के शेड्यूल पर नजरसानी की गई है, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स 24 नवंबर तक एग्जाम फीस दाखिल कर सकते हैं। लेट फीस 50 रुपए के साथ 5 दिसंबर, 200 रुपए देरीना फीस के साथ 15 दिसंबर और 500 रुपए देरीना फीस के साथ 29 दिसंबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in का मुशाहिदा कर सकते हैं। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारों के अलावा फेल उम्मीदवार एसएससी, ओएसएससी और वोकेशनल सरकारी एग्जाम्स के लिए मुतल्लिका हेडमास्टर के पास 24 नवंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। अगले साल हज के अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी होगी। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हज कमेटियों के तमाम नुमाइंदों ने अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी से हज के अखराजात को 4 लाख रुपए से घटाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक करने की दरख्वास्त की है, जिस पर वज़ीर ने इत्तेफाक किया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने क़ब्ल अज़ीज़ सेंट्रल हज कमेटी से अपने सालाना हज कोटे को 7,000 और आंध्र प्रदेश का 3,000 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि इससे पहले हर हाजी को 1 लाख से 1.25 लाख रुपये हज की अदायगी में खर्च आता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से इसमें इजाफा होकर यह रकम 4 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हज के अखराजात में इजाफे की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका हज की अदायगी से खासिर होता जा रहा है, इसलिए हमने मरकज से दरख्वास्त की कि इसमें कम अज कम 1 लाख रुपए की कमी की जाए। मोहम्मद सलीम ने मजीद कहा कि हज कमेटियां प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ से वसूल किए जाने वाले चार्जेस की भी निगरानी करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले हज सीजन के लिए दरख्वास्तों के बारे में आगाह करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो दिसंबर के पहले हफ्ते से दरख्वास्त कबूल करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी दिसंबर में आज़मीन हज के लिए नए गाइडलाइंस जारी करेगी और आज़मीन हज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने यह भी ऐलान किया है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को साल 2022-23 के लिए बेहतरीन एम्बैरगेशन पॉइंट के अवार्ड से नवाजा गया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात, मजलिस के उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त हुई जारी। बडगाम सीट से कल्पेश भाई सिंधिया उम्मीदवार। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल्पेश भाई सिंधिया के नाम का बडगाम से अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। वो AIMIM के गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के दूसरे हिंदू उम्मीदवार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जराये के मुताबिक बडगाम से कल्पेश भाई सिंधिया, सिद्धपुर से अब्बास भाई नोडसला और विजलपुर से जैनब बीबी शेख उम्मीदवार होंगे। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात इंतखाबात के दौरान मुस्लिम और दलित वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस ने साल 2021 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। दूसरी जानिब मई 2022 से असदुद्दीन ओवैसी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। बेंगलुरु में जल्द ही एप्पल आईफोन बनाने का सबसे बड़ा यूनिट कायम होगा। 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेलीकॉम और IT के वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द ही होसूर बेंगलुरु में शुरू होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल फराहम करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन अगले 2 सालों में मुल्क में अपने ऑपरेशंस को 4 गुना करने का इरादा रखती है। IT के वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि बेंगलुरु में कायम होने वाली आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर ने कहा कि रांची और हजारीबाग के करीबी इलाकों से तकरीबन 6,000 कबायली खवातीन को पहले ही आईफोन बनाने की तरबियत दी जा चुकी है। भारत बना G20 का सदर। इंडोनेशिया के सदर ने मोदी को क़यादत सौंपी। हिंदुस्तान अब दुनिया के खुशहाल सुपर पावर्स के ग्रुप G20 का सदर बन गया है। इंडोनेशिया के बाली में मुनक्किद 2 रोज़ा सरबराह इजलास के इख्तिताम पर इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को G20 ग्रुप की क़यादत सौंपी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी उसे एक काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 ममालिक का जारी 2 रोज़ा सरबराही इजलास चहारशंबे को इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तक़रीब में इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने बाज़ाब्ता तौर पर G20 ग्रुप की सदारत भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सौंप दी। हिंदुस्तान 21 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभालेगा। इस मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि G20 की क़यादत करना हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। ग्रुप ऑफ 20 की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मीटिंगें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में मुनक्किद की जाएंगी। इस दौरान मेहमानों को हिंदुस्तान की शानदार मुतनव्वो और जामे रिवायत के साथ साथ उसकी सक़ाफ़ती दौलत का तजुर्बा करने का मौका मिलेगा। कश्मीर में दहशतगर्द तंजीमों के निशाने पर मीडिया, धमकी मिलने के बाद 5 मुकामी सहाफ़ियों ने इस्तीफ़े का किया ऐलान। कश्मीर में एक मुकामी अखबार के लिए काम करने वाले 5 सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दाना धमकी मिलने के बाद इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दों ने हाल ही में 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों की फहरिस्त जारी की थी, जिन पर सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए काम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। फहरिस्त में शामिल नामों में मुकामी अखबारात के 2 मुदीर भी शामिल हैं। बहरहाल मंगल के रोज़ इस्तीफ़ा देने वाले 5 सहाफ़ियों में से 3 ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना इस्तीफ़ानामा पोस्ट किया है। अमेज़न का 10,000 मुलाजिमीन को फारिग करने का इम्कान। अभी दुनिया ट्विटर के एक बड़े फैसले या झटके से बाहर नहीं आई थी कि एक और बड़ी कंपनी अमेज़न ने अपने 10,000 मुलाजिमीन की छुट्टी करने का इशारा दे दिया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न रवा हफ्ते हज़ारों मुलाजिमीन को काम से निकालने जा रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेज़न की डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल डिवीजन और ह्यूमन रिसोर्सेज से 10,000 से ज़ायद मुलाजिमीन को फारिग किया जाएगा।
कोरोना वायरस के कम होते केसेस का असर, अब फ्लाइट में मास्क पहनना लाजमी नहीं, सरकार ने जारी किया नया फरमान। फ्लाइट में सफर करने के दौरान अब मास्क पहनना लाजमी नहीं रह गया है। सिविल एविएशन की वजारत ने चहारशंबे को यह जानकारी दी। वजारत ने हालांकि इसके साथ ही कहा कि कोरोना वायरस केसेस की कम होती तादाद के बावजूद उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल फ्लाइट्स में सफर करते वक्त मास्क पहने रहना अब तक जरूरी था और ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और सजा तक का बंदोबस्त था। हालांकि अब शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क के सभी एयरलाइंस को जारी एक लेटर में कहा कि सरकार की कोरोना मैनेजमेंट के लिए अपनाए जाने वाले सिलसिलेवार इक़दाम के मुताबिक ही अब फ्लाइट्स में मास्क लगाने की लाज़मियत को खत्म करने का फैसला किया गया है। इस हुक्म में कहा गया है कि अब से फ्लाइट्स में मुसाफिरों को सिर्फ ये बताया जा सकता है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र सभी मुसाफिरों को मास्क फेस कवर पहनने को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा करेंगे। तकरीबन 3.5 घंटे के क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म काशी हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के एम्फी थिएटर ग्राउंड में काशी तमिल संगम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 75 स्टॉल्स की नुमाइश का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वो इज्तिमा में शामिल हो रहे तमिलनाडु के होनहार तलबा से भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 12 साल की उम्र में 151 गोल्ड मेडल जीतने वाली तारुशी। 12 साल की उम्र में 151 गोल्ड मेडल जीतने वाली तारुशी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तारुशी को वंडर गर्ल भी कहा जाता है। वो ताइक्वांडो में जबरदस्त हुनर दिखा रही है। वो इस बुलंदी पर पहुंच गई है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। तारुशी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि अब तक वो 151 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। इसके अलावा उसने 40 चांदी और 34 कांसे के तमगे भी जीते हैं। यही वजह है कि तारुशी को इतनी कम उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। तारुशी ने मुल्क में ताइक्वांडो में डिग्री 1 और डिग्री 2 ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र प्लेयर के तौर पर रिकॉर्ड भी बनाया है। इसने साल 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी जीता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तारुशी ने अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं किया। उसने तालीम के लिए मुनासिब वक्त मुख्तस कर रखा है और स्कूल में अच्छे नंबरात भी हासिल करती हैं। तारुशी का कहना है कि उसकी वालिदा की जानिब से हौसला अफजाई की वजह से वो ये सब हासिल करने में कामयाब हुई और अपनी पढ़ाई और ताइक्वांडो में हम आहंगी पैदा कर पाई। तारुशी ने बताया कि बॉक्सिंग में अपनी ताकत दिखाने वाली मैरी कॉम उनकी रोल मॉडल हैं। मुस्तकबिल में वो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए बेताब है। नौकरी के लिए यूके जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए खुशखबरी, नई वीज़ा स्कीम को मिली मंजूरी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने हिंदुस्तानी नौजवानों को खुशखबरी सुनाई है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने एक नई वीज़ा स्कीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके तहत हिंदुस्तान से हर साल 3000 नौजवान पेशावर अफराद को बरतानिया में काम करने की इजाज़त होगी। बरतानिया का दावा है कि हिंदुस्तान इस किस्म की स्कीम से फ़ायदा उठाने वाला पहला वीज़ा नेशनल मुल्क बन गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान इस ताल्लुक से मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। आज यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की तस्दीक हो गई, जिसमें 18 से 30 साल की उम्र के डिग्री याफ्ता हिंदुस्तानी शहरियों को 2 साल तक बरतानिया में रहने और काम करने का मौका फराहम होगा। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी यौम आबादी की मुनासिबत से सालाना आबादी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच जाने को इंसानी तरक्की की राह में एक अहम संगमील करार दिया गया है। ताहम यह भी कहा गया है कि सन 1950 के बाद से आलमी आबादी अब तक की अपनी सुस्त तरीन शरह से आगे बढ़ रही है। हत्ता कि सन 2020 में आबादी की रफ्तार में 1% की गिरावट आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी आबादी को 7 अरब से बढ़कर 8 अरब होने में 12 बरस लगे और इसके 9 अरब पहुँचने में तकरीबन 15 बरस लगेंगे। यानी सन 2037 तक दुनिया की आबादी 9 अरब होगी, जो कि आलमी आबादी में सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने की अलामत है। भारत नेपाल बैनुल-अक़वामी सरहद 4 दिन तक बंद रहेगी। नेपाल में इलेक्शन के पेश नज़र भारत नेपाल बैनुल-अक़वामी सरहद को 4 दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान सरहद पर किसी किस्म की नकलो हरकत नहीं होगी। यह फैसला नेपाल में ऐवान नुमाइंदगान और रियासती असम्बली के अरकान के इंतखाबात के पेश नज़र किया गया है। इस दौरान इंटरनेशनल सरहद मुकम्मल तौर पर सील रहेगी। यह मालूमात फतुरागढ़ के ज़िले मजिस्ट्रेट DM रीना जोशी ने दी है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साल 2024 में सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2024 के सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप को साल 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन के हाथों शिकस्त हो गई थी। हालांकि उन्होंने बहुत मुश्किल से इस नतीजे को कबूल किया था, यहाँ तक कि उनके हामियों ने उनकी शिकस्त के बाद अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला कर दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात लड़ने के हवाले से कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तीसरी मरतबा कोरोना का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे से वापसी पर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने अपने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। पाकिस्तान की विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक ट्वीट में बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज थी और लंदन से वापसी के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। ये तीसरा मौका है जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना वायरस का शिकार हुए। इससे पहले जून 2020 और फिर रवां बरस जनवरी में भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मरियम नवाज ने अवाम और पार्टी कारकुनों से वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।